जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, मूल विधि आपको बहुत परेशान कर रही है यूपीएसआई में, मैं जानता हूं। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है मूल विधि को याद रखने का कि आप पूरी मूल विधि ना पढ़ करके हर एक चैप्टर से, हर एक अधिनियम से केवल वो क्वेश्चंस पढ़ लें जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। हमें पूरी मूल विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। पहले बीएनएस और बीएनएसएस की क्लास थी, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको देखने के लिए मिले। आपको पूरी बीएनएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन वहां से आएगा एग्जाम में, तो उन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा जो आपने देखे हैं। इसी तरीके से आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसी तरीके से आने वाली वीडियोस में और बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, खासकर से महिलाओं, बच्चों और पर्यावरण से संबंधित जितने भी अधिनियम होते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और हमें पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी धाराएं रटने की जरूरत नहीं है। केवल कुछ क्वेश्चंस जो वहां से आते ही आते हैं वो पढ़ने की जरूरत है। आप उनको पढ़ लीजिए, बाकी आपको कोई मूल विधि में बाकी अन्य चीज पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से आज मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए। लगभग 20 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन अगर आपने याद कर लिए तो यहां से अलग, अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम से क्वेश्चन आता है तो यहां से अलग नहीं आएगा, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब से परिवर्तन में है, बताइए। 1 जुलाई 1961 से, 1 अगस्त 1961 से, 1 सितंबर 1961 से, या 1 जनवरी 1962 से। देखिए, इसको हमें जब एक जुलाई और 1 अगस्त ही दे रखा है, 1961 दे रखा है, तो हमें बहुत कंफ्यूजन होता है इस चीज में। तो इस चीज को अच्छे से याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो कभी हमें जो कंफ्यूजन होगा कि 1 अगस्त तो नहीं है, कहीं 1 सितंबर तो नहीं है। इसका जो आंसर है 1 जुलाई 1961 से, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है। आप जितने भी अधिनियम पढ़ेंगे, हर अधिनियम में जो परिभाषा दी जाती है वो धारा 2 में ही दी जाती है। मैक्सिमम 99% यही होता है कि जो परिभाषा दी जाती है धारा 2 में ही उसकी परिभाषा दी जाती है। तो धारा 2 इसका राइट आंसर होगा। ये बात याद रखना, अगर कहीं भी परिभाषा आपसे पूछा है वो धारा 2 में ही होगी किसी भी अधिनियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या तो इनको नोट कर लीजिएगा या फिर पीडीएफ वहां से ले लीजिएगा। दहेज में शामिल नहीं है विवाह के पश्चात मूल्यवान प्रतिभूति देने का करार, या मेहर, एक व दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है मेहर। मेहर क्या होता है? मेहर मुस्लिम समाज की एक प्रथा होती है जिसमें पति पत्नी को गिफ्ट देता है और वो दहेज में नहीं गिना जाता है, और ये पत्नी का कानूनी अधिकार भी होता है मेहर लेने का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मेहर। मेहर दहेज में शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दहेज लेना या देना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो इसमें धारा 3, ये याद रखना, धारा 3 में ये दंडनीय अपराध है। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। धारा 3 में क्या है? दहेज लेना या देना दंडनीय अपराध है। इसमें केवल लेना ही अपराध नहीं है, देना भी अपराध है। ठीक है, तो दहेज मांगना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो धारा 4, धारा 4 इसका सही आंसर होगा। तो धारा 2, 3 और 4 समझ में आ गई हैं। 2 में परिभाषा है, ठीक है, 3 में मैंने आपको बता दिया, और 4 में है ये दहेज मांगना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। धारा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज देने या लेने का या दुष्प्रेरित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कितना दंड विहित है। तो इसमें जो दंड है वो कितना, 1 वर्ष का नहीं है, 2 वर्ष का भी नहीं है, 3 वर्ष का भी नहीं है, ये है 5 वर्ष के कारावास व 15,000 रुपए जुर्माने से। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा कि 5 वर्ष के कारावास या फिर 15,000 रुपए उसका जुर्माना। क्वेश्चन अगर आएगा तो इन 20 क्वेश्चन में से ही आएगा, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है आगे पढ़ने की। ठीक है, ये ध्यान से देखते रहिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपके इनमें से, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं वो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं होता है।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं होता है शरीयत पर या भेंटों पर या उपयुक्त दोनों पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, ये शरीयत और भेंटों पर लागू नहीं होता है। अगर हम किसी चीज को भेंट देते हैं तो वो दहेज में नहीं गिना जाता है। ठीक है, ये इसका जो आंसर है ये है उपयुक्त दोनों पर, ना शरीयत पर होता है। शरीयत आप सब लोग जानते ही हैं, और जो भेंट है जो हम गिफ्ट देते हैं किसी को, वो दहेज में नहीं गिना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दहेज मांगने का न्यूनतम दंड कितना है। दहेज मांगने का न्यूनतम दंड इसमें पूछा जा रहा है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम दंड इसमें पूछा जा रहा है। तो मिनिमम 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो इसमें 6 माह इसका न्यूनतम दंड है। और मैक्सिमम कितना है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, मैक्सिमम कितना है, 5 साल। इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, और कितना आर्थिक दंड उसमें लगेगा ये भी उसमें मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज लेने या देने पर दंड के रूप में कितना जुर्माना लगता है। कितना जुर्माना लगता है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपये, या फिर 15,000 से कम नहीं होगी, या ऐसे दहेज की रकम के मूल्य के बराबर, इनमें से जो भी अधिक हो। इसका मतलब यह है कि जितना दहेज लिया वो, या फिर 15,000 रुपए, उन दोनों में जिसका भी मूल्य ज्यादा होगा वो इसका आंसर होगा, वो उतना जुर्माना होगा। तो इसमें फिर क्या होगा, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है कि 15,000 रुपए, या फिर दहेज में जो भी चीज ली गई है उसके मूल्य के बराबर जो भी ज्यादा होगा वो उसका दंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत समय नहीं है आपके पास में। जितना भी समय है, अब अपने समय को केवल फोकस्ड करके स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर फोकस करके स्टडी नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे हम, तो कोई फायदा नहीं। सिलेक्टेड चीज पढ़नी है, और सिलेक्टेड चीज पढ़कर ही पास होना है। ठीक है, हमें पूरी मूल विधि नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अधीन दहेज के लिए विज्ञापन पर रोक लगाने का प्रावधान है। तो धारा कौन सी होगी, वो धारा होगी 4 के, मतलब दहेज के विज्ञापन भी नहीं लगा सकते हैं हम। क्यों, एक एग्जांपल ऐसा था कि किसी ने ये प्रचार, ये पेपर में कटिंग दी कि जो मेरी लड़की से शादी करेगा मैं उस आदमी को अपनी संपत्ति का आधा दहेज में दे दूंगा। तो हम वो भी नहीं कर सकते, हम विज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं कि दहेज देने के लिए। तो इसमें धारा 4 क्या में रोक लगाने का प्रावधान भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये अच्छे से पढ़ते रहना, याद करते रहना अच्छे से। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आएंगी आगे, हर अधिनियम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। अगर आपने वो याद कर लिए, फिर से बता रहा हूं, मूल विधि पढ़ने की पूरी जरूरत है नहीं, आपकी मूल विधि यहीं से क्लियर हो जाएगी, यहीं से पढ़ने आप अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे। यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज को कब लौटाया जाएगा। विवाह के दिन, विवाह के 3 महीने के भीतर, या पता चलने की तारीख के 3 महीने के भीतर, या फिर दहेज लेने की तारीख से 3 महीने के भीतर। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता दो, इसका जो सही आंसर है वो है विवाह के 3 माह के भीतर उसको लौटाना होगा। ठीक है, जिसने भी दहेज लिया उसको 3 माह के अंदर लौटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दहेज स्त्री के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह व्यक्ति दहेज को 3 महीने के भीतर, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 3 महीने के भीतर उस विवाहित स्त्री को लौटा देगा। यदि वह नहीं लौटाता है तो उसे कितनी सजा हो सकती है। तो उसे कितनी सजा हो सकती है, 1 वर्ष से 2 वर्ष तक, 6 महीने से 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक। अब जो मेन अधिनियम है उसकी सजा कितनी है, 5 वर्ष तक। लेकिन इसमें क्या है, अगर वो 3 महीने के भीतर नहीं लौटाता है तो उसकी जो सजा है वो 6 महीने से 2 वर्ष तक उसकी सजा होगी। ये इसका राइट आंसर है, ये सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिनियम में नियम बना सकती है, हां, नहीं, या फिर केंद्र सरकार की अनुमति से बना सकती है, या पता नहीं। बताइए, इसका तो आप आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी कि क्या नियम बना सकती है राज्य सरकार। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो हां, राज्य सरकार इसमें नियम बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित दहेज को कब दिया जा सकता है? विवाह के समय, विवाह के पूर्व, या विवाह के पश्चात, या उपयुक्त में से किसी भी समय। तो इसका किसी भी समय दहेज दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ लोग विवाह से पूर्व ही दहेज दे देते हैं, ठीक है, कुछ लोग विवाह के बाद देते हैं और कुछ लोग विवाह के टाइम पर देते हैं। तो कभी भी अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो दहेज माना जाता है। तो उपयुक्त में से किसी भी समय दहेज दिया जा सकता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारी तो अब शादी, या हमारी शादी नहीं हुई है तो हमने पहले दहेज नहीं मांगा है। हो सकता है कुछ लोग पहले दहेज मांग रहे हो, तो विवाह से पहले भी उसको दहेज ही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य होता है, या फिर शून्य करणीय होता है, अवैध होता है, या फिर उपयुक्त सभी सही है। दहेज लेने या देने के लिए किया गया करार शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि शून्य होता है कि अवैध होता है, तो ध्यान रखना ये शून्य होता है, ना कि अवैध होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? शून्य होता है, बाकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? अब इसमें बताइए किस धारा के अंतर्गत दहेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। धारा 8 है। इसका जो सही आंसर है वो है धारा 8 है। ये जो 3-4 धारा मैंने बताए ना इन क्वेश्चंस के माध्यम से, वो 3-4 धाराएं आपकी इंपॉर्टेंट है, वो 3-4 धाराएं आप याद कर लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन बताए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उनको अच्छे से याद करके जाइएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। इसका जो सही आंसर है वो है धारा 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर वधु की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो उसकी विवाह से संबंधित संपत्ति किसको अंतरित होगी? अगर किसी लड़की की 7 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति है वो किसके पास जाएगी? संतान को जाएगी, या फिर संतान न होने पर माता पिता को जाएगी, या फिर पति को जाएगी, या एक या दो दोनों को जाएगी? बताइए आंसर कौन सा इसका ठीक है। इसका जो आंसर है, देखो, जब अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जितनी भी संपत्ति है वो पुरुष को नहीं जाएगी, मतलब उसके पति को नहीं जाएगी। उसके पति को तो कुछ मिलेगा ही नहीं बेचारे को, ठीक है। या तो मिलेगा किसको? उनके बच्चों को, उसके बच्चों को मिलेगा, और अगर बच्चों को नहीं मिला, बच्चे नहीं है, तो फिर उस महिला के माता पिता को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th। ये इसका ठीक आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं साथ के साथ याद भी करते जा रहे होंगे, और आपने एक बार पढ़ लिया याद हो जाएगा, निश्चित याद हो जाएगा। बस एक बार कभी जब एग्जाम आए तो उसको रिपीट कर लेना, इस वीडियो को फिर से देख लेना, आपके कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जितनी भी वीडियोज आएंगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जितनी वीडियोज आएंगी उनको देखिए, उनके क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आपकी पूरी मूल विधि क्लियर, कुछ पढ़ना ही नहीं है। और मूल विधि में इतनी सारी मूल विधि की टेंशन लेकर के घूम रहे हो, मैं जानता हूं, लेकिन फिर वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि न्यायालय दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान ले सकता है। न्यायालय कैसे संज्ञान ले सकता है? कि पुलिस रिपोर्ट पर, या फिर परिवाद पर, या पुलिस रिपोर्ट व परिवाद दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट होती है कि जैसे कोई महिला गई पुलिस के पास में, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट लग करके कोर्ट में जाती है, वो हो गया पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान में ले लिया न्यायालय ने। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी महिला है, पुलिस के पास नहीं जाना चाहती या एफआईआर नहीं लिखाना चाहती, वो सीधे कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के पास समक्ष प्रस्तुत होकर के खुद अपना एप्लीकेशन दे सकती हैं, ठीक है। वहां जाकर के फिर वहां से जांच के आदेश होते हैं, तो उसको परिवाद बोला जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट और परिवाद दोनों पर
इसका जो सही आंसर है, पुलिस रिपोर्ट और परिवार दोनों पर न्यायालय संज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाना वर वधु के लिए अनिवार्य है, या फिर वर वधु का विवेकाधिकार है, या फिर वर के पिता के लिए अनिवार्य है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाना, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वर वधु के लिए अनिवार्य है। विवाह के समय प्राप्त, अच्छा, सूची बनाना इसलिए अनिवार्य है कि बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कंफ्यूजन ना हो कि हमने दहेज दिया था या फिर ये हमें उपहार मिला था। ठीक है, क्योंकि उपहार तो नहीं गिना जाता है ना दहेज में, आप सबको पता है, पिछले क्वेश्चन में देखा आपने। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपके एकदम रट गए होंगे, याद हो गए होंगे बिल्कुल। मूल विधि यहां से बेहतर कहीं मिलेगी नहीं, सब जगह इतना सारी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, केवल वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, हम केवल वो पढ़ेंगे और उसको पढ़ करके अपना सिलेक्शन भी लेगा। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 20 क्वेश्चन में से आएगा, देख लेना। और आने वाले जो वीडियोस हैं उन अधिनियम में भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको वही देखने के लिए मिलेंगे, फालतू की चीजें नहीं। तो आशा करता हूं आप सब लोग, ये जो पीडीएफ है नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस पर लिंक पे जाइए, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, एक दो बार अगर पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।